तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए आज के इस खास विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम रीबॉक के उस नाटकीय कॉर्पोरेट सफर की पूरी कहानी को डिकोड करेंगे, जिसने ऐतिहासिक ऊंचाइयों को छुआ, फिर दुनिया भर में और भारत में भी एक चौंकाने वाला पतन देखा, और अब कैसे ये एक बिल्कुल नई रणनीतिक शुरुआत के साथ शानदार वापसी करने की कोशिश कर रहा है। आज के हमारे इस सफर में हम इन 6 अहम पड़ावों से गुजरने वाले हैं। रीबॉक का वो सुनहरा दौर, उनकी वो रणनीतिक गलतियां, डेकैथलॉन की मार्केट में एंट्री, भारत में हुआ वो कुख्यात फ्रेंचाइज घोटाला, आदित्य बिड़ला का टेकओवर और आखिर में वापसी की एक नई रणनीति। शुरुआत करते हैं भाग 1 से, रीबॉक का सुनहरा दौर। देखते हैं कि कैसे स्पाइक्स वाले जूतों से शुरुआत करके इस ब्रांड ने ग्लोबल डोमिनेंस हासिल किया और स्पोर्ट्सवेयर के पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर कब्जा कर लिया। कहानी शुरू होती है 1895 में, जब जेडब्ल्यू फोस्टर ने एथलीट्स के लिए स्पाइक वाले शूज बनाए थे। इसके बहुत बाद 1958 में इसे अफ्रीका के एक बेहद तेज दौड़ने वाले हिरण के नाम पर रीबॉक नाम मिला। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुआ 1982 में लॉन्च हुआ द फ्री स्टाइल जूता। 80 के दशक में महिलाओं के बीच एरोबिक्स का भारी क्रेज था और उस बड़े ट्रेंड को भुनाते हुए रीबॉक ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की। अब जरा सोचिए, 80 के दशक के अंत तक ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं रह गया था, इसने नाइकी जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया था और दुनिया का नंबर 1 शू ब्रांड बन चुका था। मतलब बिल्कुल टॉप पर। और यही बात आगे होने वाली घटनाओं को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती है। लेकिन फिर आता है भाग 2, रणनीतिक गलतियां और पतन, एक तरह का कॉर्पोरेट पोस्टमार्टम। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि आखिर इतनी बड़ी कामयाबी मिट्टी में कैसे मिल गई। बाजार में तेजी से वापस उभर रहे नाइकी का मुकाबला करने के लिए साल 2005 में जर्मन प्रतिद्वंदी एडिडास ने रीबॉक को पूरे $3.8 बिलियन में खरीद लिया। ये कोई छोटी रकम नहीं थी, ये पूरी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम था। पर इस आंकड़े को देखिए, 2021 आते आते पूरी तस्वीर ही बदल गई। सालों के खराब मैनेजमेंट और साइडलाइन किए जाने के बाद एडिडास ने इसे ऑथेंटिक ब्रांड्स ग्रुप को सिर्फ $2.5 बिलियन में बेच दिया। ये ब्रांड वैल्यू में एक बहुत बड़ा और भारी नुकसान था। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे 5 बहुत बड़ी गलतियां थीं। पहला, 80 के दशक का वो एरोबिक्स वाला क्रेज खत्म हो गया। दूसरा, ओवर प्रोडक्शन और हर वक्त सेल लगाने से ब्रांड की वो प्रीमियम वैल्यू ही नहीं बची। तीसरा, इनका कोई एक साफ फोकस नहीं था, कभी टेनिस, कभी बच्चे तो कभी म्यूजिशियंस। चौथा, एडिडास के साथ पार्टनरशिप बिल्कुल फेल रही और रीबॉक हाशिए पर चला गया। और पांचवां, नाइकी की तरह नई तकनीक लाने के बजाय इन्होंने करीब 10 बार अपना लोगो ही बदल डाला। कोई भी कस्टमर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 पर, डेकाथलॉन का मार्केट में दखल और मध्यम वर्ग का उदय। जब ग्लोबल लेवल पर रीबॉक लड़खड़ा रहा था, तब भारत में एक अलग ही क्रांति हो रही थी, जिसने बाजार के नियम ही बदल दिए। असल में हुआ ये कि पुराने दिग्गज ब्रांड्स जैसे रीबॉक, नाइकी और एडिडास सिर्फ अमीर और एलीट लोगों पर फोकस कर रहे थे, वो लोग जो महंगे गियर खरीद सकते थे। लेकिन तभी डेकाथलॉन ने आकर पूरा गेम पलट दिया। उन्होंने सीधे मिडिल क्लास यानी होपफुल्स और बिगिनर्स को टारगेट किया और हर खेल का अच्छी क्वालिटी वाला सामान बेहद किफ़ायती दाम में देना शुरू कर दिया। ये वो विशाल अनब्रांडेड मार्केट था जिसे रीबॉक ने पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था। अब आते हैं भाग 4 पर, भारत में फ्रेंचाइज घोटाला, एक घातक प्रहार। मानो ग्लोबल लेवल की गलतियां काफ़ी नहीं थी, रीबॉक इंडिया को घर के अंदर से ही एक ऐसा धोखा मिला जिसने इसकी कमर ही तोड़ दी। ये 8,700 करोड़ रुपए का आंकड़ा सच में होश उड़ा देने वाला है। 2012 में ये भयंकर घोटाला सामने आया, जिसे रीबॉक इंडिया के तत्कालीन एमडी सुभिंदर सिंह और सीओओ विष्णु भगत ने अंजाम दिया था। फर्जी डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए गए, सीक्रेट वेयरहाउस में प्रोडक्ट्स छुपाए गए। इन्होंने कंपनी को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ, जरा इन आंकड़ों पर गौर करते हैं। इस घोटाले और फिर महामारी के बाद वित्तीय वर्ष 2021 में रेवेन्यू 26% गिरकर सिर्फ 321 करोड़ रह गया। नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो 93% गिरकर मात्र 4.9 करोड़ रुपए रह गया, जबकि कंपनी के खर्चे 315 करोड़ के आसपास थे। मतलब कंपनी के हालात बद से बदतर हो चुके थे। ब्रांड लगातार अपना पैसा और मार्केट शेयर दोनों खो रहा था। ऐसे में ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है,
क्या आदित्य बिरला इस डूबते हुए जहाज को बचा सकते हैं? क्या इस ऐतिहासिक ब्रांड को फिर से जिंदा किया जा सकता है? और यहीं से शुरू होता है भाग 5, आदित्य बिरला का टेक ओवर, एक नया जन्म। इस कॉर्पोरेट ड्रामा के तीसरे एक्ट में ABFRL यानी आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड की एंट्री होती है, जिन्होंने इस ब्रांड को पुनर्जीवित करने का जिम्मा उठाया। अब देखिए, ABFRL ये सब किसी चैरिटी के लिए तो कर नहीं रहा है। उनकी नज़र है भारत के उस तेजी से बढ़ते स्पोर्ट्सवेयर मार्केट पर, जिसके वित्तीय वर्ष 2024 तक $13 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, और वो भी 14% की सालाना ग्रोथ के साथ। ये एक बहुत ही शानदार और बड़ा अवसर है। तो उन्होंने क्या किया? ABFRL ने ऑथेंटिक ब्रांड्स ग्रुप के साथ एक एक्सक्लूसिव लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन कर लिया। इसके साथ ही भारत और आसियान देशों में रीबॉक को बेचने और डिस्ट्रीब्यूट करने का पूरा कंट्रोल उन्हें मिल गया, चाहे होलसेल हो, ई-कॉमर्स हो या रिटेल नेटवर्क। अब ब्रांड को फिर से खड़ा करने की पूरी कमान उनके हाथ में है। और सोने पे सुहागा ये रहा कि इस नई शुरुआत को एक और बड़ा पुश मिला। केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने चमड़े और सिंथेटिक जूता बनाने के कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है। इससे सीधे तौर पर रीबॉक जैसे ब्रांड्स की प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी, जिसका सीधा फायदा उनके मुनाफे पर पड़ेगा। आते हैं हमारे आखिरी हिस्से यानी भाग 6 पर। वापसी की नई रणनीति, लाइफस्टाइल से हटकर हाई परफॉर्मेंस पर फोकस। ABFRL को पता था कि ब्रांड को सही मायने में वापस लाने के लिए उसकी पुरानी पहचान को पूरी तरह बदलना होगा। उनका नया फोकस बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने सीधे ओलंपिक शूटर मनु भाकर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मनु का साफ मानना है कि ट्रेनिंग, फोकस और विश्वास हर चीज को आकार देते हैं, और यही बात उन्हें रीबॉक से जोड़ती है। एक सीरियस एथलीट के साथ जुड़कर रीबॉक अब कैजुअल लाइफस्टाइल से हटकर अनुशासन और हाई परफॉर्मेंस पर लौट रहा है। तो अब इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल छूट जाता है। क्या ये हाई परफॉर्मेंस वाली नई रणनीति और कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग रीबॉक को वापस 80 के दशक वाले उस सुनहरे मुकाम पर ले जा पाएगी? इस पूरी कहानी से एक बात तो साफ है कि बिजनेस में एक गलत कदम आपको अर्श से फर्श पर ला सकता है, लेकिन एक सही रणनीति और बेहतरीन साझेदारी से शानदार वापसी का रास्ता भी हमेशा खुला रहता है।